नमस्ते। आज हम होशंगाबाद मध्य प्रदेश के केस स्टडी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि चुनावी डेटा और जमीनी हकीकत जब मिलते हैं तो राजनीति का रुख कैसे बदल जाता है। ये विश्लेषण सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि ये समझने का एक खाका है कि किसी भी चुनाव के पीछे की रणनीति कैसे काम करती है। चलिए इस बहुत गहरी बात से आज की चर्चा शुरू करते हैं। राजनीति सिर्फ दिखावा या शोर नहीं है, असल में ये जनता का विश्वास जीतने की एक कला है और एक विज्ञान भी। और यही विश्वास आज के हमारे विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को अगर समझना है तो पहले उस जगह को, वहाँ की मिट्टी को, वहाँ के लोगों को समझना बहुत जरूरी है। होशंगाबाद, जिसे अब नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है, नर्मदा नदी के किनारे बसा एक ऐसा इलाका है जहाँ की जिंदगी पूरी तरह से जमीन से जुड़ी हुई है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार खेती है। सोयाबीन और दालें यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि किसानों की खुशी या उनकी परेशानी यहाँ के राजनीतिक समीकरणों पर गहरा असर डालती है। आप कह सकते हैं कि यहाँ राजनीति की नब्ज फसल के मौसम के साथ ही धड़कती है। अब जरा चुनावी आंकड़ों में छिपी कहानी पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये होशंगाबाद के राजनीतिक सफर की एक बड़ी दिलचस्प दास्तां है, जिसमें कई उतार चढ़ाव और हैरान करने वाले मोड़ हैं। इस सफर को जरा गौर से देखिए। 1998 में कांग्रेस की जीत का अंतर सिर्फ 15 वोट था। फिर 2003 से बीजेपी का एक लंबा दौर शुरू हुआ, जो 2013 में अपने चरम पर था, जब उनका वोट शेयर 64% से भी ज्यादा हो गया था। लेकिन 2018 में कांग्रेस ने मजबूत वापसी की और अंतर को बहुत कम कर दिया। और फिर आता है 2023 का नतीजा, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। बीजेपी जीती तो सही, पर विपक्ष के वोट बुरी तरह बंट गए और एक निर्दलीय उम्मीदवार मुख्य चैलेंजर बनकर सामने आया। अब ये जो तस्वीर है, ये बहुत दिलचस्प है। 2023 में बीजेपी को करीब 43% वोट मिले, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरे नंबर पे कांग्रेस नहीं बल्कि एक निर्दलीय उम्मीदवार था, जिसे करीब 34% वोट मिले। कांग्रेस सिमटकर लगभग 20% पर रह गई। ये आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि सत्ता विरोधी वोट एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाया, वो बंट गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, बीजेपी के इतने मजबूत गढ़ में ये राजनीतिक भूचाल आया कैसे? वो कौन सी वजह थी, वो कौन सी जमीनी हकीकत थी जिसने एक निर्दलीय उम्मीदवार को मुख्य मुकाबले में ला खड़ा किया? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। आंकड़े नतीजा बताते हैं, वजह नहीं। वजह मिलती है जमीन पर, लोगों की बातों में, उनकी परेशानियों में। हमारे विश्लेषण में 3 बड़े मुद्दे सामने आए जो होशंगाबाद के वोटरों के मन में उबल रहे थे। इस नंबर को देखिए, 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। ये सोयाबीन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की वो मांग है जो पूरी नहीं हुई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस इलाके में फैले गहरे कृषि संकट का सबसे बड़ा प्रतीक है। किसानों की नाराजगी और उनकी उम्मीद सब इसी एक मांग में सिमटी हुई है। दूसरा बड़ा मुद्दा है पानी, और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। ये एक ऐसा पर्यावरणीय संकट है जो सीधे सीधे लोगों के जीवन और खेती के भविष्य पर असर डाल रहा है। जब गांव-गांव में कुएं और बोरवेल सूखने लगते हैं तो एक बेचैनी पैदा होती है। पानी की कमी का मतलब है फसल की बर्बादी और आने वाले कल की चिंता। और तीसरा, शासन से एक तरह का मोहभंग। लोगों को ये महसूस हो रहा था कि प्रशासनिक व्यवस्था उनकी सुन नहीं रही है। कथित भ्रष्टाचार और योजनाओं में देरी के चलते उनके अंदर जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए एक मजबूत इच्छा पैदा हो रही थी। वो एक ऐसा सिस्टम चाहते थे जो उनके लिए काम करे, न कि उन्हें परेशान करे। तो ये तीनों समस्याएं, किसानों का संकट, पानी की कमी और शासन से निराशा, इन सब ने मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बना दी थी। एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर, एक अंडाकरण तैयार था। ये लहर बस एक सही चेहरे, एक सही माध्यम की तलाश में थी ताकि वो बाहर आ सके। हर व्यक्ति की गरिमा और सूचित सार्वजनिक संवाद, ये हमारे संवैधानिक मूल्य हैं। इन जमीनी मुद्दों को समझना उसी संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ताकि लोगों की आवाज सही ढंग से सुनी जा सके। जब समस्याएं इतनी साफ हों तो समाधान भी उतना ही स्पष्ट और डेटा पर आधारित होना चाहिए। चलिए अब ये देखते हैं कि इन मुद्दों के आधार पर जीत की एक रणनीतिक रूपरेखा कैसी दिख सकती थी। इस समाधान को आप चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। एक ऐसी रणनीति जो 4 दिशाओं से मतदाताओं की मुख्य चिंताओं को संबोधित करती है।
पहला आर्थिक विकास, जिसमें किसानों को सही दाम और कर्ज से राहत देना प्राथमिकता हो। दूसरा सामाजिक सुरक्षा, यानी योजनाओं का लाभ बिना किसी हेरफेर के सही लोगों तक पहुंचे और युवाओं को रोजगार मिले। तीसरा सांस्कृतिक पहचान, जो स्थानीय गौरव और विरासत को मजबूत करे। और चौथा, सबसे जरूरी, शासन क्षमता, यानी एक भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह सरकार का वादा। लेकिन इस संदेश को जनता तक कौन लेकर जाएगा? इसके लिए चाहिए एक ग्रामीण सुधारक, मतलब एक ऐसा स्थानीय नेता जिसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हो, जिसमें किसानों का दर्द समझने की सहानुभूति हो, पानी और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों को सुलझाने का हुनर हो, और सबसे बड़ी बात, जिसकी छवि ईमानदार हो। विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और ये सब सिर्फ सोचने से नहीं होता, इसके लिए एक अनुशासित 90 दिन का प्लान चाहिए। पहला महीना घर घर जाकर लोगों से जुड़ना और उनकी समस्याओं को दर्ज करना। अगला महीना रैलियों और विज्ञापनों से एक माहौल बनाना। और आखिरी महीना हर बूथ पर वोटरों को सक्रिय करने और अपने संदेश को हर घर तक पहुंचाने पर केंद्रित होता है। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं और देखते हैं कि होशंगाबाद की ये कहानी हमें बड़े स्तर पर क्या सिखाती है। ये कहानी सिर्फ एक विधानसभा सीट की नहीं है, ये आज की राजनीति के एक बुनियादी सिद्धांत को हमारे सामने रखती है। तो सबक साफ है, आज के चुनाव सिर्फ नारों के शोर या बड़ी बड़ी रैलियों से नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास अर्जित करके जीते जाते हैं। और ये विश्वास तभी मिलता है जब आप डेटा का इस्तेमाल करके जमीनी मुद्दों को गहराई से समझते हैं और उनका ठोस समाधान पेश करते हैं। भरोसे के इस रिश्ते में लोगों की निजता का सम्मान करना भी शामिल है, जैसा कि भारत का DPDP ढांचा हमें बताता है। विश्वास, सहमति और पारदर्शिता पर बनाया जाता है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हर सीट का इतना गहरा डेटा पर आधारित विश्लेषण ही लोकतांत्रिक जवाबदेही की नई भाषा है? क्या भविष्य में नेताओं और नागरिकों के बीच का रिश्ता इसी डेटा आधारित समझ पर टिकेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त हम सबको देगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।